दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे वर्ड की बात करने वाले हैं, एक ऐसे शब्द की बात करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान ने अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंक्लूड किया। वो है डीप स्ट्रेटेजिक या फिर स्ट्रेटेजिक डीप, दोनों की बात एक ही है। बात यह है कि अफगानिस्तान को अपने फेवर में करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज किया। पहले मैं आप लोगों को भारत की फॉरेन पॉलिसी से थोड़ा सा रूबरू करवा देता हूं। जब हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको प्रेरित मान सकते हैं। जब हम लोग आर्टिकल 50 को पढ़ते हैं उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा हमारी भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी, जो कि आपके डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पंचशील सिद्धांत को फॉलो करते हैं। हम लोग ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि हमारी सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं सिक्योर करते हैं। हमने कभी भी दूसरे देश के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी फॉरेन पॉलिसी को ना तो चेंज किया है और ना ही अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर उसको जगह दी है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया है। पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक वर्ड को यूज किया और वो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और वो शब्द आज पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका है। एंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर आ चुका है। तालिबान की हम लोग बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे मुजाहिदीन की, कि मुजाहिदीन का जन्म कैसे हुआ, कैसे बने हैं मुजाहिदीन। वाकई में ये जो शब्द है ना मुजाहिद, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। मुजाहिद जो शब्द होता है एक ऐसा शब्द होता है जो कि कहीं ना कहीं फायर फाइटर्स के लिए इस्तेमाल होता है, फाइटिंग स्ट्रगल्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया। बड़ा विस्तार से बात करेंगे हम लोग, मुजाहिदीन के बारे में बात करेंगे हम लोग, तालिबान के बारे में बात करेंगे हम लोग, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, उसका जबरदस्त ड्रॉबैक, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मैं अब आप लोगों के लिए एक ऐसा जबरदस्त स्किल का कोर्स लेके आ रहा हूं जिसमें आप लोगों को लगेगा कि वाकई में आपको एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो मिल चुकी है। तो तैयार हो जाइए एक नए कोर्स के लिए, बहुत जबरदस्त कोर्स आ रहा है। आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्ट्रेटेजिक डेप्थ की हम लोग बात कर लेते हैं। मैं पहले थोड़ा सा अभी वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको बता देता हूं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की, अफगानिस्तान ने भी रिटालिएट किया, पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। फिर मध्यस्थता की गई कतर और टर्की के द्वारा, जो कि फिर कतर की राजधानी दोहा के अंदर मिले। दोनों के बीच में सीज फायर को लेकर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन कतर ने यह कहा कि इसके बाद में एक मीटिंग जो है वो और कंडक्ट करवाई जाएगी इस्तांबुल के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर अगर वाकई में डिसाइड होता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान अब नहीं लड़ेंगे तो फिर यह सीज फायर साइन हो जाएगा। पाकिस्तान को यह लगने लगा कि अगर इस्तांबुल की मीटिंग कहीं ना कहीं फेल होती है तो पाकिस्तान अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन यह क्या हुआ, पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान को अपने फेवर में करने की पूरी कोशिश की हुई थी, लेकिन अब पूरी बाजी पलट चुकी है। विस्तार से बात करते हैं। 1979 का वो समय था जिस समय यूएसएसआर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को यह लगता था कि वो अफगानिस्तान को अपने फेवर में कर सकता है। तो अफगानिस्तान को अपने फेवर में करने के लिए उसने अमेरिका की हेल्प ली, और अमेरिका की हेल्प लेते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ को निर्मित किया। अब बात यह है कि ब्रिटिश जो एम्पायर था वो अफगानिस्तान को एक बफर जोन की तरह देख रहा था। ब्रिटिश एम्पायर यह चाहता था कि भारत के अंदर उसको एक बहुत जबरदस्त स्ट्रांग एस्टेब्लिशमेंट मिले, ताकि यूएसएसआर का कहीं ना कहीं प्रभुत्व जो है वो पीछे की तरफ जो है वो हट जाए। भारत के अंदर आने से रोकने के लिए उसने अफगानिस्तान को एक बफर जोन की तरह क्रिएट कर दिया, ताकि अगर उसको हम लोग आगे रोक देंगे तो वो भारत तक नहीं बढ़ पाएगा। और यूएसएसआर जो कि अफगानिस्तान के अंदर अपनी जड़ें जमाना चाहता था, उस चीज को बाहर निकालने के लिए, यूएसएसआर को वहां से बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि तुम अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में लो। और अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में लेने के लिए ही पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज किया, जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब अफगानिस्तान एक बफर जोन की तरह काम कर रहा था। यूएसएसआर ने 1979 के अंदर बहुत जबरदस्त कोशिशें अफगानिस्तान के अंदर की थी। तो अफगानिस्तान एक वॉर फील्ड जो है वो रह चुका है। पाकिस्तान ने भरसक प्रयास किया अफगानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए,
वहां की जो तालिबान सरकार है, तालिब का मीन्स होता है शिक्षा देना, जब एक गुरु शिक्षा देता है उसको तालिब कहा जाता है। तो तालिबान को अपने इन्फ्लुएंस में लाने के लिए पाकिस्तान ने बहुत प्रयास किया, और इसमें सबसे जबरदस्त जो हेल्प ली गई थी वो ली गई थी मुजाहिदीन की। मुजाहिद क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में मुजाहिद का मीन्स होता है जो कि फाइटर स्ट्रगल्स होते हैं, या स्ट्रगलिंग फाइटर्स होते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं वो। लेकिन इसको इस्लाम से जोड़ दिया गया और इस्लामिक मूव इसको दे दिया गया, और जैसे इस्लामिक मूव दिया गया तो वो मुजाहिदीन एक शब्द वहां से निकल कर आता है। लेकिन बात यह है कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए जो लड़ता है वो तो मुजाहिद होता है, लेकिन पर्टिकुलर वो उसी धर्म के लिए लड़ रहा है, मुस्लिम धर्म के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो चेंज हो जाता है। तो वो तो हर धर्म के लिए लड़ना चाहिए था, मुस्लिम के लिए ही क्यों? हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए लड़ता है। और जब वो केवल और केवल इस्लाम के लिए डिवोट हो जाता है तो उसको फिर मुजाहिदीन एक नाम दे दिया जाता है। चलिए, यहां तक तो ठीक था, लेकिन जो रास्ता अख्तियार किया वो रास्ता कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। एक्चुअली में अमेरिका ने जब मदद की पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बना दिए अफगानिस्तान के अंदर, ताकि वो अफगानिस्तान को अपने फेवर में कर सके। ये बफर जोन जो है वो पाकिस्तान के फेवर में आ सके और वहां से यूएसएसआर को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। वो जो मुजाहिदीन, हथियारबंद मुजाहिदीन पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर बनाए गए, वही मुजाहिदीन बेस बन गए तालिबान का, और वो आगे जाकर तालिबान कहलाए। बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी इसके अंदर। अब पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि जिसको हमने बनाया है वो आज हमारे ऊपर ही अटैक करेगा। इसीलिए यह सिखाया जाता है कि जब भी आप कोई काम करें तो उसके अंदर नीयत बड़ी साफ होनी चाहिए। अगर नीयत आपकी साफ है तो आपका काम सफल होता है, वो आपका काम फलता फूलता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान ने जिस नीयत के साथ में मुजाहिदीन को निर्मित किया, वो मुजाहिदीन आज पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तालिबान को जरूरत पड़ी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने मुंह फेर लिया। जरूरत कब पड़ी? 2021 के अंदर, जिस समय तहरीके तालिबान पाकिस्तान को यह लगने लगा कि हमारे लिए पाकिस्तान के रास्ते खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जब अपने दरवाजे बंद कर लिए तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को यह लगने लगा कि यार हम तो पाकिस्तान की हेल्प करते थे, और पाकिस्तान इतने समय से तो हमारे इन्फ्लुएंस के अंदर था, हमको हेल्प करता था, लेकिन आज दरवाजे बंद कर लिए। तो वही जो ग्रुप था वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया और उसने ठान लिया कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। तो पाकिस्तान जिस नियत के साथ में मुजाहिदीन को निर्मित किया था, वही मुजाहिदीन आज पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। इसलिए नियत खराब थी। तो मुजाहिदीन जिनको निर्मित किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, अब बात यह है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। अब देखिए, वापस से यूएसए की एंट्री हो चुकी है, और मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर कई बार यह कहा है कि यूएसए की एंट्री जहां जहां होगी वहां पर युद्ध होंगे, वहां पे वॉर्स होंगे, वहां पे लड़ाइयां होंगी। अब एक्चुअली में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान को अपने फेवर में करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की, लेकिन नहीं हो पाया। भारत और तालिबान के जो रिलेशंस थे वो अब काफी अच्छे से मेंटेन हो रहे हैं। रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि आमिर खान मुत्तकी, जो कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत का विजिट किया, इंडिया विजिट किया, और इंडिया विजिट करने के बाद भारत के लिए कहा कि हम अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। क्योंकि अमेरिका ने क्या कहा था? अमेरिका ने कहा अफगानिस्तान को कि जो बगराम एयरपोर्ट है, बगराम जो एयरबेस है, वो वापस से अमेरिका को चाहिए। और अफगानिस्तान ने, तालिबान सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम भारत के खिलाफ अब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ग्रुप को अब भारत के खिलाफ हमारी धरती का उपयोग करने नहीं देंगे। तो बात यह है कि जिस मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने निर्मित किया था, वही मुजाहिदीन आज तालिबान बनकर सामने आया है, और वो आज पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। पाकिस्तान तबाह इसलिए आगे हो सकता है क्योंकि यूएसए अब डिफेंस सप्लायर बन चुका है पाकिस्तान के लिए, और अमेरिका की एंट्री हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से पसानी जो पोर्ट है पाकिस्तान का, जो जहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो अब अमेरिका के हवाले कर दिया गया है, और अमेरिका उसका भरसक प्रयास करेगा। पाकिस्तान का इस्तेमाल अफगानिस्तान के लिए हुआ ही नहीं है, पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा आगे ईरान के लिए।
क्योंकि पाकिस्तान टारगेट जो है वो अभी तो अफगानिस्तान को कर रहा है, लेकिन ये सीज फायर कहीं ना कहीं यूएसए के इशारे पर हुआ है। तो मेरा बस यही है कंक्लूजन इस लेक्चर का कि पाकिस्तान का इस्तेमाल आगे जाकर ईरान के खिलाफ होने वाला है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार रहे, लेकिन भारत के लिए एक जबरदस्त मौका आगे आने वाले समय 2026 के अंदर रहने वाला है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का पहले हिस्सा था, 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन पर साइन किया गया था हरि सिंह के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में। वो अब ये मान के चलिएगा कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर 2026-27 तक भारत के पास में वापस से आ सकता है। वहां के लोग खुद ब खुद जो है इस चीज की डिमांड करने लगे हैं। पाकिस्तान बलूचिस्तान से घिर चुका है, पाकिस्तान खैबर पख्तून के अंदर अफगानिस्तान से घिर चुका है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान से टीटीपी से घिर चुका है, और पाकिस्तान हर मोर्चे पर तो लड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो चाइना को पहले ही नाराज कर चुका है, क्योंकि अमेरिका की एंट्री हुई है, चाइना नाराज हो चुका है, ईरान नाराज है, अफगानिस्तान नाराज है, पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है। तो बात यही है कि अब पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं इसका सफाया होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। मैंने 30 टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप अपने काम को बेहतर करें ताकि आपकी लाइफ जो है वो सक्सेस की तरफ जाए। आप हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।